Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ ज्योग्राफी की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, नेट जैफ के एग्ज़ाम के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए, एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके अलावा आप यदि चाहते हो कि जो मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे से इन सभी की क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हो। और पीडीएफ लेने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें क्या है, इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सभी रेगुलर पीडीएफ को वहाँ पर आप मॉर्निंग में डाल देता हूँ और उसके बाद इसकी आंसर की डालता हूँ। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारे अदर एक्स्ट्रा कंटेंट डालता हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो। तो इन सभी के लिए मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 7891350470। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कॉन्टैक्ट नंबर, दोबारा बता देता हूँ 7891350470। अब हम चलते हैं बिल्कुल डायरेक्टली हमारे जो आज का टॉपिक है, बिल्कुल उसी के ऊपर चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तरीके से जो हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज है वो है क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट 27। कौन सा सेट है? आज हमारा मॉडल पेपर सेट 27 है, जो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन नंबर है इस सेट में मैं आपको टोटल 322 से लेकर 332 तक के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप पीडीएफ ले सकते हो बहुत से आसान से तरीके से, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मेरे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7891350470, इनके द्वारा आप इनकी पीडीएफ ले सकते हो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, उसके ऊपर बहुत आसान से क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 322 के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 322 क्या है? देखो, हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है हमें, जिससे कि हम ज़्यादा मेहनत भी ना करें और हमारा एक तरीके से बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाए। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक तो बहुत ही ओवर कर रहे हो और आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखो, आपकी मेहनत तब वेस्ट जाती है एक तरीके से जब आपको उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आपकी वो मेहनत वेस्ट नहीं जा रही, आपको दुख नहीं हो रहा है। लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो आपको बहुत दुख होता है। आपको नहीं, मेरे को भी बहुत दुख होता है। तो हम ऐसा कंटेंट करवाएंगे यहाँ पर जिससे आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 322 है, जो यहाँ पर मॉडल सेट 27 का क्वेश्चन है, मॉडल सेट 27। अब भी माउस का इतना चलाना नहीं आता इसको। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 322 का जो क्वेश्चन 322 या फिर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भूकंपीय तरंगों का वेग विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंग का वेग धीमा हो जाता है। ये दो बातें हैं, हमें पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। तो एक कथन है ए, दूसरा तो दूसरी साइड है
तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर दोनों कथन सही हैं, और चौथा है जहाँ पर ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है और हमें पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। देखो मैं बहुत सी बार बता चुका क्वेश्चन पर हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऊपर से आपने क्वेश्चन पढ़ अच्छी तरीके से पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, और आपने यदि ये लाइन मिस कर दी तो आप 100% क्वेश्चन को गलत करोगे। तो इस लाइन को हमें बहुत ही फोकस करके पढ़ना है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर जो कथन दूसरा है वो बिल्कुल सही है और कथन दूसरा बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ सही कैसे है। देखो, भूकंपीय तरंगों का वेग विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बदलता है। जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका वेग विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बदल जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग कम होता है। पदार्थों के घनत्व में विभिन्नता होने से परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं, जिससे इन तरंगों की दिशा बदलती है। क्वेश्चन बन जाता है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं इनकी दिशा बदलती है क्यों? क्योंकि घनत्वों में अंतर होने की वजह से जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों क्रियाएं होती हैं, जिनकी वजह से ये तरंगे अपना जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो बदल लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने मेरा डेस्क्रिप्टिव पढ़ लिया डिटेल से, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहाँ से उठ के आएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा मेरे डेस्क्रिप्टिव वीडियोस से। तो आप मेरे जो डेस्क्रिप्टिव है उसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें अच्छी तरीके से। बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही आसान से शब्दों में करवा रखा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, पी तरंगों की जो कंपन की दिशा होती है तरंगों की दिशा की समानांतर होती है। दूसरा है, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में समकोण पर कंपन उत्पन्न करती हैं। दो कथन है। पहला कथन है, पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा की समानांतर होती है। दूसरा कथन है, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में समकोण पर कंपन करती हैं। और उसके बाद ये टोटल 4 ऑप्शन है। हमें पता चलाना है कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर ना तो कथन फर्स्ट सही है और ना ही कथन सेकंड सही है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अब देखो क्यों गलत है, ये लाइन पढ़ना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है एवं यह तरंग संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, जिसके कारण पदार्थों के घनत्व में विभिन्नता आती है और शैलों में संकुचन या फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। कि जो पी तरंगें होती हैं उनका जो कंपन होता है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, नहीं समझ पाए होंगे तो आप। एक स्पेरिंग लो और स्पेरिंग को बिल्कुल टाइट खींचो और उसको छोड़ दो, तो वो क्या करती है, बिल्कुल इस तरीके से कंपन करती है। ऐसे कंपन करती है वो तरंग। जैसे सपोज डैट ये कोई स्पेरिंग है, और यदि ये इस तरीके से कंपन करती है, ऐसे ध्यान से पढ़ना है, ऐसे कंपन करती है, तो वो क्या है, तरंग की दिशा के समानांतर ये तरंग इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और इसमें जो कंपन है वो इस तरीके से हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरीके से कंपन हो रहा है। देखो इस तरीके से कंपन हो रहा है। अब ये इस तरीके से कंपन हो रहा है तो ये क्या है, ये क्या होता है, जब इसमें दो स्थितियां बन जाती हैं, एक तो संकुचन हो जाता है और दूसरी साइड फैलाव हो जाता है। जब आप स्पेरिंग को टाइट पकड़ के खींचोगे और फिर उसको छोड़ दो तो वो क्या करेगी, स्पेरिंग जोर से हिलेगी। तो उसमें दो कंडीशन बनेगी, एक तो संकुचन होगा, दूसरी स्थिति में उसका फैलाव होगा। स्पेरिंग फैलेगी फिर संकुचित होगी, फिर फैलेगी फिर संकुचित होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब स्पेरिंग सिकुड़ेगी तो घनत्व में वृद्धि होगी, जब स्पेरिंग फैलेगी तो घनत्व में कमी होगी। तो जो पी तरंगें होती हैं उनमें जो कंपन होता है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होता है। इसमें पदार्थों में जो घनत्व होता है उसमें विभिन्नता पाई जाती है
और सेलों में संकुचन एवं फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। उसके बाद दूसरा है, एस तरंगे अपनी दिशा के समकोण पर ऊर्ध्वाधर तल पर में कंपन करती हैं। जो एस तरंगे होते हैं वो अपनी दिशा के समकोण पर, सपोज दैट ये एस तरंग है, ये इस तरीके से एस तरंग है, अब ये समकोण पर कर रही है तो समकोण कोण पर कैसे, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से कंपन करती हैं, ये इस तरीके से कंपन करती है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, फिर एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया और यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया। तो जो इस तरह की होती हैं वो अपनी दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं और ये तरंगे उभार एवं गर्त बनाती हैं। ये तो उभार बन गया, ये गर्त बन गया, ये उभार बन गया, ये गर्त बन गया, ये उभार बन गया, ये गर्त बन गया। तो इस तरीके से जो इस तरंगे होती हैं उभार और गर्त दोनों का निर्माण करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला कथन है प्राथमिक तरंगे अपनी प्रकृति में लंबवत होती हैं। दूसरा कथन है द्वितीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तीसरा कथन है धरातलीय तरंगे दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाली होती हैं। और हमें यहाँ पर सही कथन का पता चलाना है, सही उत्तर का चयन करो और क्या करना है, हमें सही कथन का पता चलाना है। तो यह हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है, यहाँ हमें पता चलाना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो चारों के चारों कथन है वो बिल्कुल सही है। कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है और कथन तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो देखो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, हटाओ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं हम। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों पर हमें विचार करना है। तो कथन फर्स्ट है पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। दूसरा कथन है भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र पी तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। क्या है? पी तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ छाया क्षेत्र है। और यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। इसके ये टोटल 4 ऑप्शन है जो बिल्कुल आपके सामने दिए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा पढ़ लो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। 2 कथन है और इसके 4 ऑप्शन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक छाया क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि छाया क्षेत्र होता क्या है। छाया क्षेत्र होता क्या है? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंगे भूकंप लेखी यंत्र, जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं, पर दर्ज नहीं होती, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। कि वो भूकंपीय वो क्षेत्र जहाँ पर P और S और L तीनों भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँचती हैं, या वो क्षेत्र जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुँचती है, उसे ही भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अंडरलाइन कर रखा हूँ, भूकंप लेखी द्वारा अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में किसी भी प्रकार के तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जाता है। अतः अभिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो भूकंप छाया क्षेत्र होता है। किसके लिए? पी तरंगों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? पी तरंगों के लिए। ध्यान रखना, जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है वो होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में।
भूकंप अधिकेंद्र से, ये ध्यान रखना। देखो ये शब्द है भूकंप अधिकेंद्र, यहाँ पर कभी कंफ्यूज करने के लिए वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर भूकंप अधिकेंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी बात है इसमें एस तरंगों की, जिसको हम एस वेव्स बोलते हैं। इनका छाया क्षेत्र होता है जो 103 से 130 डिग्री तक होता है। कितना होता है? 103 से 130 डिग्री तक का क्षेत्र होता है। किससे? भूकंप अधिकेंद्र से। वही भूकंप अधिकेंद्र है यहाँ पर। तो ये शब्द बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि जो पी तरंगें होती हैं इनका छाया क्षेत्र अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के मध्य होता है, जबकि जो एस तरंगें होती हैं इनका छाया क्षेत्र, एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 से 103 डिग्री के मध्य होता है। कहाँ से लेकर? अधिकेंद्र से लेकर। कि द्वितीय तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र 103 से 103 डिग्री तक होता है। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की तुलना में अधिक होता है। सबसे जो नीचे की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जो एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है वो पी तरंग की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। कि जो एक भूकंप का होता है उसका छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा कथन है यहाँ पर, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये दो कथन है यहाँ पर, हमें यहाँ पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये टोटल 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर 2 है ये यहाँ पर गलत है। तो देखो, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से हमेशा अलग होता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वहां पर ऑर्गन गैस दे रखा था, यहाँ पर ऑर्गन गैस नहीं है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की। कि जब भूकंप आता है उससे पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में भूकंपीय घटनाएं विरल ही होती हैं। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में भूकंपीय घटनाएं विरल ही होती हैं। दूसरा कथन है, मध्य महाद्वीपीय पेटी भूकंप से पूर्णतः मुक्त क्षेत्र है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है हमें पता चलाना है। यहाँ पर यह टोटल 4 कथन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर कोई सा भी सही नहीं है। क्या है? कोई सा भी सही आंसर नहीं है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी की। कौन सी? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। यहाँ पर विश्व के 60% से अधिक भूकंपीय घटनाओं को महसूस किया जाता है। इस क्षेत्र के अधिकांश भूकंप प्लेटों के अभिसरण से भूपर्पटी के चट्टानों के में भ्रंशन से तथा ज्वालामुखी सक्रियता से संबंधित है। जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। विश्व के 60% भूकंप है जो इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर भूकंप आने का सबसे बड़े 2 कारण हैं। पहला है प्लेटों का अभिसरण और दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया। सबसे बड़ा कारण है इसमें प्लेटों का अभिसरण। यहाँ पर दोनों प्लेटें आपस में टकराने की कंडीशन में रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आने का कारण है। और भूकंप आने का दूसरा या गौण कारक है ज्वालामुखी क्रियाएं। कि जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है यहाँ पर ज्वालामुखी भी अधिक मात्रा में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मध्य महाद्वीपीय पेटी
प्लेटीय अभिसरण का क्षेत्र है। क्या है? प्लेटीय अभिसरण का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आने वाला भूकंप मुख्य रूप से संतुलन मूलक एवं भ्रंश मूलक होता है। कि जो मध्यमाद्वीपीय पेटी है जिसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं, यह प्लेटीय अभिसरण का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आने वाला भूकंप मुख्य रूप से संतुलन मूलक एवं भ्रंश मूलक होता है। और यहाँ पर विश्व के 20% भूकंप आते हैं। कितने आते हैं? यहाँ पर विश्व के 20% भूकंप आते हैं। जबकि जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, यहाँ पर विश्व के कितने परसेंट भूकंप आ रहे हैं? विश्व के 60% भूकंप आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में। उसके बाद आता है मध्य अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट भी एक प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में आते हैं। जो मध्य अटलांटिक पेटी है, इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में। और इनका संबंध रहता है प्लेटों के अपसरण से एवं रूपांतरण भ्रंशों से। ध्यान रखना है मध्य महाद्वीपीय पेटी और प्रशांत महासागरीय पेटी, यहाँ पर भूकंप आते हैं प्लेटों के अभिसरण की वजह से। जबकि जो मध्य अटलांटिक पेटी है उसमें भूकंप आते हैं प्लेटों के अपसरण से एवं रूपांतरण से। किससे? प्लेटों के अपसरण से एवं रूपांतरण से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मध्य अटलांटिक पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो वह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से पृथ्वी पर पहुंचता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से पृथ्वी पर पहुंचता है। दूसरा कथन है ज्वालामुखी से लावा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑर्गन गैस होती है। जो ज्वालामुखी लावा होता है उसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन गैस होती हैं। कौन सा कथन सही है हमें ये पता चलाना है। तो ये टोटल 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो दुर्बलता मंडल जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। जो मेंटल होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, जो कि 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। कितना? 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। यह क्षेत्र तरल चट्टानी पदार्थों का मुख्य स्रोत है। जो एस्थेनोस्फीयर है वो तरल चट्टानी पदार्थ है उनका मुख्य स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जमे हुए मलबा का टुकड़ा ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक है, सल्फर यौगिक है और कुछ मात्रा में क्लोरीन है, हाइड्रोजन व ऑर्गन आदि गैसें शामिल होती हैं। कि जो ज्वालामुखी निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन। इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जैसे जलखंडाश्म जिसको हम पैरोक्लास्टिक बोलते हैं, ज्वालामुखी बम है, राख है, धूलकण है, गैस है आदि पदार्थ निकलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, शीर्ष ज्वालामुखी सभी ज्वालामुखियों में विशाल होता है। क्वेश्चन कथन 2, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शीर्ष ज्वालामुखी के उदाहरण है। यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन दिए हुए हैं जो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कथन सही है ऑप्शन नंबर बी, कि केवल दूसरा कथन बिल्कुल सही है, बाकी पहला कथन गलत है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बैसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी सभी प्रकार के ज्वालामुखियों में सबसे विशाल होता है। जो बैसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी होता है वो सभी प्रकार के ज्वालामुखियों में सबसे विशाल होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शीर्ष ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं जो कि बैसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होते हैं। जो शीर्ष ज्वालामुखी है, हवाई ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हैं वो शीर्ष ज्वालामुखी के उदाहरण है।
हवाई द्वीप की ज्वालामुखी शिल्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण है जो कि बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, शिल्ड ज्वालामुखी तीव्र ढाल वाले होते हैं। कथन 2, सिंडर शंकु शिल्ड ज्वालामुखी में विकसित होते हैं। ये 4 ऑप्शन है, बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। करेक्ट आंसर का पता लगाओ और कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि केवल कथन दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। शिल्ड ज्वालामुखी उद्गार के समय बहुत तरल होता है। जो शिल्ड ज्वालामुखी है वो उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इस कारण यह काफी क्षेत्र में फैल जाता है, अतः यहाँ तीव्र ढाल का अभाव पाया जाता है। जो शिल्ड ज्वालामुखी है उसका उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसकी वजह से यह बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और जिसके कारण इसमें तीव्र ढाल का अभाव होता है। शिल्ड ज्वालामुखी में यदि निकास नलिका, जिसको हम वेंट बोलते हैं, में पानी अंदर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं। शिल्ड ज्वालामुखी में यदि निकास नलिका वेंट से पानी अंदर चला जाए तो यह ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, मिश्रित ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। कथन नंबर 2, मिश्रित ज्वालामुखी परतों के रूप में निकास नली के आसपास जमा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 कथन है, हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखना, हमें सही कथन का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। मिश्रित ज्वालामुखी में बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक गाढ़े लावे का उद्गार होता है। जो मिश्रित ज्वालामुखी है उसमें बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक गाढ़े लावे का उद्गार होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके साथ हमारे टोटल 332 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसको बहुत सारा लाइक दो, बहुत सारे कमेंट करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की बिल्कुल इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ PDF लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और PDF लें। थैंक्स, बाय।